खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया और शरह सूद 15% कर दी। इसमें 125 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया गया है। इस पर एक्टिंग चेयरमैन ने स्टेट बैंक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया कि कोशिश इसलिए की गई, ये फैसला इसलिए किया गया है कि जो इन्फ्लेशन है जो इस वक्त बहुत हाई जा रही है उसको कंट्रोल किया जाए। उन्होंने कहा कि साल 18 से 20% तक इन्फ्लेशन की शरह रह सकती है, लेकिन गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि 20% तक इसको कैप किया जाए, यानी कि 20% से ज़्यादा ना करने दिया जाए। सवाल ये पैदा होता है कि ये शरह सूद में इजाफा या इसमें कमी का इन्फ्लेशन से क्या ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ ये जो बकौल हमारे जो माहिर मुआशियात हैं और इस प्रोग्राम में भी हमें वो बताएंगे, उनका कहना ये है कि कोई भी मईशत अगर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है सो समटाइम्स पाकिस्तान जैसे मुल्क में वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होती और इसकी वजह से आपको मुख्तलिफ मसाइल पेश आते हैं। और आज ये बात भी हुई, आज एक्टिंग चेयरमैन ने बात भी की कि अगर पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो 6% के हिसाब से बढ़ती है मुसलसल 2 साल, तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक बड़ी हम टर्म सुनते हैं ओवर हीटिंग ऑफ इकॉनमी, यानी कि आपकी इकॉनमी इतनी ज़्यादा अच्छी जा रही है लेकिन आपका जो पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको सपोर्ट नहीं कर सकता, या उस पर जो अखराजात आपके आ रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है, यानी कि जो आपको इनकम है वो कम है और आपके अखराजात उस इकॉनमी को सस्टेन करने के लिए वो ज़्यादा हैं। लेकिन एक सवाल ये भी है, एक आम बंदे के जहन में आता है कि अगर मुल्क तरक्की कर रहा है 6% के हिसाब से, 7% के हिसाब से और मुसलसल कर रहा है तो उसमें क्या बुराई है। इस पर आर्गूमेंट ये भी दिया जाता है कि तरक्की की शरह तो श्रीलंका में भी कोई इतनी बुरी नहीं थी लेकिन उस मुल्क का दिवालिया निकल गया। क्या वजह है और किस तरीके से ये करना है, और इसके साथ साथ अवाम को जो रिलीफ आपने देना है वो किस तरीके से आप देंगे। आज एक इसके फैसला किया गया, 2 बसेस का इफ्तिताह किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने, ग्रीन और ब्लू बस सर्विस इस्लामाबाद में। और ये जो बस सर्विस हैं, चाहे वो मेट्रो हो चाहे ये हो, ये सब्सिडाइज रेट पे लोगों को सफ़र की सहूलियात मुहैया करती हैं। मिसाल के तौर पे अगर रावलपिंडी सदर से कोई शख्स इस्लामाबाद आना चाहता है तो मेट्रो पे उसका किराया 30 रुपये लगता है, जबकि अगर वो कोई और ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेगा, किसी कैब में आएगा या अपने मोटरसाइकिल पे आएगा, तो यही खर्चा जो है वो कई 100 रुपये से 1000 रुपये तक भी पहुँच सकता है। तो एक सहूलत है, एक अच्छी सर्विस की ज़रूरत भी है ट्रैवल की। पाकिस्तान के तमाम शहरों में, इस्लामाबाद में ही नहीं, कराची में, लाहौर में, कराची में भी खासा मसला है, तो इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इस पर बात करने के लिए मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हैदर साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और इकॉनमी पर जो है काफ़ी लिखते रहते हैं, बात करते रहते हैं। बेहतर साहब आपका बहुत शुक्रिया। शबर जैदी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे, साबिक चेयरमैन हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के। शबर जैदी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन रह चुके हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। हारून शरीफ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मेहताब आपसे मैं आगाज़ करता हूँ, और ये जो शरह सूद में इजाफा किया है और उस पे पीछे जो प्रेमाइज दिया गया वो ये कि इससे हमने महंगाई में कमी लेके आनी है। अब ये कितना मौसर है आपके ख्याल में कि आप अपनी इकोनॉमी को स्लो कर दें ताकि डिमांड कम हो और उसके साथ साथ कीमतें नीचे आएँ? देखें, चूँकि हम IMF के प्रोग्राम के भी अंदर हैं, तो IMF की जो बेसिकली प्रिस्क्रिप्शन होती है कि वो टाइट मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी जो है वो किसी भी मुल्क को ये प्रिस्क्रिप्शन एडवाइस करते हैं, और मकसद ये होता है कि इकॉनमी को स्लो डाउन किया जाए। जो स्लो डाउन जब होती है तो वो फिर स्टेबलाइजेशन की तरफ जो है वो आती है। देखिए, पाकिस्तान में 2 तरह का पॉइंट ऑफ व्यू है। इकोनॉमिस्ट आप हारून शरीफ साहब बैठे हुए हैं और शबर जैदी साहब भी इस पे रोशनी डालेंगे। देखिए, क्या इन्फ्लेशन जो है वो डिमांड साइड का फिनोमेना है या सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट्स की वजह से है। देखें, पाकिस्तान में डिमांड साइड का तो डेफिनेटली इम्पैक्ट आता है। तो जब आप डिमांड साइड को कंप्रेस करेंगे तो इन्फ्लेशन एक टाइम लैग के बाद उस पर डेफिनेटली असरात आएंगे। लेकिन ये सप्लाई साइड भी जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो टमाटर और प्याज की प्राइसेस हैं वो भी बड़ा इम्पैक्ट करती हैं, और सीजनल जो इसका इन्फ्लेशन का एक इम्पैक्ट है वो भी हमें जो है वो सामने रखने की ज़रूरत है। अभी तो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन को ये 20% पे रखना चाहते हैं, लेकिन मैं आपके सामने और देखने वालों के सामने एक होलसेल प्राइस इंडेक्स का एक फिगर जो है वो सामने रखना चाहता हूँ। वो तकरीबन 40% के लगभग है। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन ने अभी बिल्डअप होना है मज़ीद, तो मज़ीद इक़दामात की शायद ज़रूरत पड़े इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। हमें एक तो डिमांड साइड को भी कंप्रेस करना है, लेकिन साथ साथ जो सप्लाई साइड की कंस्ट्रेंट्स हैं उन्हें भी बेहतर करना है, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स भी मैं समझता हूँ ज़रूरी हैं पाकिस्तान जैसे मुल्क में लेने के लिए
जिसके नतीजे में ही इन्फ्लेशन जो है वो कम हो सकती है। अच्छा, लेकिन इन्फ्लेशन में कमी एक आम आदमी को समझाने के लिए, मिसाल के तौर पे आज से 6 महीने साल पहले ऑयल का एक पैकेट 1 किलो का वो 300 रुपए के लगभग था। आज आप मार्केट में जाते हैं वही 7 से 750 रुपए किलो आपको मिल रहा है। तो आप कितना कम कर सकते हैं? मतलब 750 को आप ओरिजिनल पिछली प्राइस पे नहीं लेके आ सकते। आप रिलीफ अगर देंगे, किस तरीके से देंगे आप? देखें, बुनियादी तौर पे ये जो हायर इन्फ्लेशन है, इसमें आपकी डोमेस्टिक पॉलिसीज़ के साथ साथ ये जो कमोडिटीज़ का सुपर साइकिल इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल मार्केट में आपकी प्राइसेस इस हद तक ज़्यादा हो चुकी हैं। ये अगर आप इसी की ऑयल की मिसाल लें तो पाम ऑयल की प्राइसेस जो है वो डबल से ज़्यादा हो गई हैं। और दो ममालिक ऐसे हैं, इंडोनेशिया और मलेशिया, जहाँ से हम पाम ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ हमें जो पाकिस्तान को करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर मुल्क है, तो अगर हम पिछले साल जो है कोई 11 से 12 बिलियन डॉलर्स की कमोडिटी सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, जिसमें वीट है, शुगर है, कॉटन है, पाम ऑयल है, पल्सेस हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ हमें अपनी प्रोडक्टिविटी की तरफ भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जब तक हम उस पर तवज्जो नहीं देंगे तब तक हम कमोडिटी का जो सुपर साइकिल है उसी के मरहूने में कम अज कम हम जो खुद कफील हो जाएं खुराक के मामले में। जी बिल्कुल, और ये फूड सिक्योरिटी इस टाइम एक मेजर इशू है, और ये उस टाइम ही हल हो सकता है कि जब हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। शबर जैदी साहब, अभी ये जो फैसला स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आया और हमें ये बताया गया है एक्टिंग चेयरमैन की जानिब से, कि गवर्नर की जानिब से, कि ये महंगाई कम करने के लिए है। एक आम आदमी ये सवाल कर सकता है कि मुल्क जो है, अगर आप चला रहे हैं, कारोबार चला रहे हैं और मुल्क जो है वो कारोबार बड़ी ज़बरदस्त तरीके से वो तरक्की कर रहा है, तो इसको स्लो क्यों करें? बेहतर तो यह है कि मुल्क और ज़्यादा तरक्की करे। ये जो आपकी तरक्की की शरह है ये 10% तक चली जाए। में तो यही बताया जाता था कि पाकिस्तान जैसा मुल्क अगर 10% से ज़्यादा करेगा तो हमारे लिए जो है बेहतरी आएगी। अब हम इसको कम कर रहे हैं, तो ये पीछे बताइए विजडम क्या है इसके, शबर जैदी साहब। देखिए, इसमें आज अगर आपने की स्टेटमेंट देखी हो तो एक वो बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की, दूसरी वो बात कर रहे हैं कि हम अपना करंट अकाउंट का प्रेशर कम करना चाहते हैं। तो वो ये समझते हैं कि अगर हमारे पास सप्लाई साइड पे हमारे पास मनी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो हमारी इंपोर्ट का बिल खत्म होगा। देखिए शहजाद साहब, इस फलसफे से मैं कभी पाकिस्तान के पाकिस्तान के सिस्टम में रहते हुए इस सिस्टम से मैं एग्री इसलिए नहीं करता हूँ जनरली कि पाकिस्तान में जो आपकी बोरोइंग है, जो कंजम्पशन है, वो बोरोइंग ओरिएंटेड नहीं है। लोग अमेरिका की तरह यहाँ पर बोरो करने के बाद कंज्यूम नहीं करते। यहाँ कंपल्सिव कंजम्पशन है। मतलब ये है कि जो लोगों ने अगर आटा लेना है तो आटा लेना है। हमारी कंजम्पशन का जो हमारा कंजम्पशन का पैटर्न है वो बोरोइंग से रिलेट नहीं करता है। तो ये थ्योरेटिकल तो ठीक कह रहे हैं, मगर ये मैं इसको बाई नहीं करता कि पाकिस्तान में आप डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे तो आप उसके हिसाब से आपका कंजम्पशन कम हो जाएगा या इन्फ्लेशन पे प्रेशर कम आ जाएगा। ये बात पूरी तरह ठीक नहीं है और ये हमें सोचना चाहिए। हम हमेशा ये गलती करते हैं और मेरा अभी भी ये लोगों को मशवरा है इनको कि ये जो 1.25% इंक्रीज किया है, 15% के इंक्रीज के साथ हमें बड़ी मुश्किलात आ जाएंगी। हमारी जो ग्रोथ है जो वो नहीं इस पे हो सकेगी, क्योंकि 15% के साथ हमारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं होंगे। देखिए, हम एक बात कर रहे हैं कि हम अपनी ग्रोथ रेट को कम कर देंगे, मगर हम साथ में ये नहीं देख रहे कि हमारे पास एम्प्लॉयमेंट भी हमें करनी है, हमें लोगों को फूड सप्लाई भी करनी है, हमें लोगों को चीजें प्रोवाइड करनी है। तो अगर हम ग्रोथ रेट को अपने चीजों से नहीं मैच करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर आप मईशत की रफ्तार को स्लो कर देते हैं, आप एफबीआर को हेड करते रहे हैं, तो इसका टैक्स कलेक्शन पे क्या इम्पैक्ट आएगा? टैक्स कलेक्शन सीधी नीचे हो जाएगी। देखिए, जब इम्पोर्ट का बिल नीचे होगा तो टैक्स कलेक्शन नीचे हो जाएगी। हमारा 54% ऑफ टैक्सेशन जो है वो कलेक्ट होता है फ्रॉम एट द इम्पोर्ट स्टेज। तो जब आप इम्पोर्ट की वैल्यू को नीचे लाएंगे तो इस साल जो आपको टैक्स कलेक्शन नजर आ रही है, जो आपको, वो आपके ख्याल में कोई परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस नहीं है। वो इसलिए ज्यादा है कि इम्पोर्ट की वैल्यू ज्यादा है, डॉलर की वैल्यू गिर गई है, रुपए की वैल्यू गिर गई है, इसलिए टैक्स कलेक्शन है। तो जब आप इम्पोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका टैक्स कलेक्शन गिर जाएगा। तो ये सब वो चीजें हैं कि हमें देखनी चाहिए। हम बहुत हद तक जो है ना, हम बहुत हद तक फैसले कर रहे हैं, वो एकेडमिक हैं। पाकिस्तान के मारूजी हालात से वो इतने ज्यादा मुमासलत नहीं रखते। तो ये चीज देखें, इस पे मैं मेरे अपने कमेंट से मैंने आपके सामने रख दिया। लेकिन एक चीज सर, आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, आप मईशत को समझते हैं। एक टेक्नोक्रेट अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना हो। पॉलिटिशियन देखता है कि अवाम के जज्बात क्या हैं, खदशात क्या हैं, लेकिन
एक इकोनॉमिस्ट होने के नाते आपसे मैं ये सवाल ज़रूर करना चाहूँगा कि अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो क्या हुकूमत उसका, पाकिस्तान जैसा मुल्क जो लाइक हुकूमत हमारी इतनी अमीर नहीं है, वो बोझ बर्दाश्त करे हर हाल में, या इसको अल्टीमेटली पास करना है आपने अवाम पे रिगार्डलेस ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस? सवाल ये है ना, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मेरे डिस्काउंट रेट को 1.25% बढ़ाने से क्या मेरी प्राइसेस कम हो जाएंगी? जी, ठीक है, बात ये कि फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइस है, पेट्रोल की प्राइस का कोई ताल्लुक डिस्काउंट रेट से नहीं है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस डॉलर के डिपेंड करती है कि डॉलर रुपी पैरिटी क्या है, और इस पर डिपेंड करती है कि नेशनल प्राइसेस क्या है। क्या फार्मास्यूटिकल की प्राइस कम हो जाएंगी अगर हम डिस्काउंट रेट बढ़ा देंगे? तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि हमें पाकिस्तान का कंजम्पशन पैटर्न देखना चाहिए ना, कि हमारा कंजम्पशन पैटर्न क्या है। हम ये फैसले कर लेते हैं, और बड़ी सिंपल सी बात है सर, ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जिस तरह मेहताब ने पहले कहा, ये IMF की प्रिस्क्रिप्शन है जो हमने अडॉप्ट की है, मगर मेरा अभी भी अपने जो डिप्टी गवर्नर साहब, जो एक्टिंग गवर्नर साहब है, उन्हें मशवरा है कि अब ये तो उन्होंने कर दिया, मगर आगे इस तरह नहीं करें, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। बिल्कुल ठीक। हारून शरीफ साहब, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन होने के नाते आप बिजनेस कम्युनिटी से मिलते रहे, उनके खदशात, उनके कंसर्न्स जो सारा पाकिस्तान में या फॉरेन इन्वेस्टरों को आपके सामने है। बिजनेस कम्युनिटी तो कहती है जी कि इंटरेस्ट रेट आप कम कर दें, 5% तक ले जाएं, इससे भी नीचे ले जाएं, उनके इस किस्म की मुख्तलिफ डिमांड्स होती हैं, और जब भी इजाफा होता है वो कहते हैं जी इससे हमें हिट होगा अगर हम कोई बोरो लिख करके आगे कारोबार करना चाहेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहेंगे। तो ये बिजनेस कम्युनिटी के जो कंसर्न्स हैं, और जिन्होंने एक बहुत बड़े तबके को मुलाजमतें भी दी हुई हैं, उनको क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं इस फैसले से? जी शहजाद, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो मैं एक मुख्तसर बात जो अभी हो रही है उसको अगर सम अप करूं जी, कि जो इस वक्त ग्लोबल इन्फ्लेशनरी फिनोमेना है, तो अगर आप देखिए तो कोविड के ज़माने में जो हमारी ग्लोबल सप्लाई थी वो कम हो गई, क्योंकि काम होना बंद हो गया था। अब जब कोविड ख़त्म हुआ और डिमांड गेन करनी शुरू हुई, तो वो सप्लाई उस स्पीड पे पिकअप नहीं की सारे सेंटर्स में, ख़ास तौर पे चीन में और बाकी जगहों में। तो जब भी आपकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जा रही हो, तो इन्फ्लेशन एक नेचुरल फिनोमेना बन जाता है। तो बहुत से ममालिक जो हैं वहाँ सेंट्रल बैंक इंटरवीन यही कर रहे हैं इस वक्त कि अब ये सप्लाई और डिमांड का इक्विलिब्रियम आते तो वक्त लगेगा, लेकिन उसको 6 माह साल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से किसी हद तक कर्टेल किया जा सके। ये तो मैं आपको एक ग्लोबल, क्योंकि पाकिस्तान का इन्हिसार इंपोर्ट पर है, इसेंशियल इंपोर्ट्स पर, तो इसलिए उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आ रहा है। ठीक, क्योंकि ये तो हम कोई बाकी दुनिया से फर्क नहीं है। फर्क कहाँ है? फर्क ये है कि ये जो हम बार बार कहते हैं कि ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, हम दो चीजों को डिफरेंशिएट करें। जो फर्क पड़ रहा है वो इस वक्त हुकूमत को पड़ रहा है, क्योंकि उनके पास डॉलर्स नहीं है बिल पे करने के जब ग्रोथ होती है। मार्केट के अंदर तो पैसा कमाया जा रहा होता है। सो जो हुकूमत है, क्योंकि स्ट्रक्चर मईशत का ऐसा है कि वो आपकी जो इंपोर्ट है उसको पे नहीं कर पा रहे, तो इसलिए उसकी डिमांड को घटाना की हुकूमत की मजबूरी बन जाती है। जहां तक IMF है, वो इस वक्त तो मुझे सितंबर तक ये प्रोग्राम है, अभी एक्सटेंड नहीं हुआ है, तो आई थिंक अगले 6 माह जो है अगर डिमांड को कंप्रेस करके हम इन्फ्लेशन को 20 के आसपास रोक पाते हैं, इसके बाद हम इलेक्शन साइकिल में होपफुली चले जाएंगे। नई हुकूमत के ऊपर है पॉलिसीज क्या लाती है और हम किस तरह स्टेबलाइजेशन को सस्टेन करते हैं, लेकिन मईशत के ढांचे में कोई अभी ऐसी तब्दीली नहीं है कि हम सस्टेन कर पाएंगे इस साइकिल को जो बार बार होता है। अब आपका फाइनल जो आपका सवाल था कि बिजनेस कम्युनिटी, देखिए बिजनेस कम्युनिटी की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जा रही है। ऑल्दो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का बैंकिंग सिस्टम पे इन्हिसार कम है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री का बहुत इन्हिसार है। तो जब उनकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस ऊपर जा रही है, यूटिलिटीज ऊपर जा रही हैं, इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है, तो ऑब्वियसली उनके पास दो ही चॉइसेस हैं। वो अपने खर्चे तो कम क्या करेंगे, बढ़िया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन वो कंज्यूमर को पास ऑन करेंगे। स्टेट के पास सब्सिडी देने की फिस्कल स्पेस कम से कमतर होती चली जा रही है, हमें इसका भी इल्म है, क्योंकि स्टेट अपना एक्सपेंडिचर कम करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है। अनलेस एंड अनटिल स्टेट, जैसे शबर जैदी साहब ने कहा कि अब रेवेन्यू में फॉल आनी है, तो स्टेट को 2-3 महीने अगर सब्सिडी देनी है तो कहीं तो ट्रेड ऑफ करनी पड़ेगी। अच्छा हारून साहब, आप क्योंकि
गुज़िश्ता हुकूमत में आप BOI के चेयरमैन रहे हैं, आप यकीन बहुत सी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में बैठते होंगे, मशवरे भी देते होंगे, बातें भी सुनते होंगे उस वक़्त। तो ये जो फ़ैसले सख्त इस वक्त ये मौजूदा हुकूमत कर रही है, अगर टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत करती तो क्या यही सूरत हाल हम देखते या कुछ मुख्तलिफ होती? देखिए, टाइमिंग बड़ी क्रिटिकल है पब्लिक पॉलिसी के अंदर। मेरा अपना हिसाब ये है कि क्योंकि इस वक्त की जो सूरत हाल है, हम IMF के प्रोग्राम के अंदर तो तब भी थे, लेकिन जो अगर टाइम पे कुछ फैसले किए जाते पिछली हुकूमत में भी और इस हुकूमत में भी, तो ये जो हमारी रूपी डॉलर पैरिटी है गालिबन इससे बेहतर होती। ये मेरा एक कंसिडर्ड ओपिनियन है। लेकिन जहां तक ये प्राइसेस की इन्फ्लेशन का ताल्लुक है, ये पाकिस्तान के मारूजी हालात को अगर हमने डील करना है तो मुझे नहीं समझ आता कि फेडरल गवर्नमेंट अकेली ये कैसे कर पाएगी, बल्कि ये इम्पॉसिबल है कि ब्यूरोक्रेसी फेडरल गवर्नमेंट की या पॉलिटिकल एलीट कर पाए। इसके अंदर हमें एक स्पेस क्रिएट करनी पड़ेगी जहां पे इदारा जाती कोऑर्डिनेशन हो सके और वो हर एंगल से इसको देखें। मुझे अभी भी पॉपुलिज्म नजर आता है और वो स्पेस क्रिएट होती नहीं दिख रही है। स्टेट बैंक अपनी दुनिया में काम कर रहा है, लेकिन अभी शबर जैदी साहब ने कहा ना कि पाकिस्तान के मारूजी हालात को भी आपने देखना है, मतलब ये पॉपुलिज्म तो कहीं ना कहीं मिक्स हो जाएगा हारून साहब। जी, लेकिन उसके लिए इदारा जाती इस्लाहात करनी पड़ेंगी। करंट सिस्टम के अंदर फ्रेगमेंटेशन में ये हल हो नहीं पा रहा है, मेरी ये अर्ज है। बिल्कुल ठीक। मेहताब हैदर साहब ये बताएं कि असद उमर साहब पहले वज़ीर ख़जाना थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत के, IMF प्रोग्राम के बारे में बड़ी बात हो रही थी, वो चले गए, हफीज़ शेख साहब को लाया गया, उनके दौर में IMF प्रोग्राम हुआ, पता नहीं क्या मामलात हुए कि वो चले गए, शौकत तरीन साहब आ गए और फिर IMF का ये हाल हुआ। तो ये जो तब्दीली थी इतनी क्विक और वज़ीर ख़जाना या वज़ारत ख़जाना जैसी अहम वजारत की, ये इसने कोई रोल प्ले किया इसमें कि पहले आप IMF लेट गए, फिर प्रोग्राम आपने लिया, उसके बाद प्रोग्राम सही तरह चलाया नहीं? देखें, बुनियादी तौर पे एक तो अगर पिछली हुकूमत का आप कंपैरिजन करें इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का, तो मैं समझता हूँ कि जैसे ही वो आए थे उन्हें IMF के पास चले जाना चाहिए था। अगर वो चले जाते तो शायद बेहतर डील होती। और एक और बात जो मैं समझता हूँ कि ये अब रिकॉर्ड पे आ जानी चाहिए, देखिए यूनुस डागा साहब को जिस तरह से उस ज़माने में हटाया गया, जो सेक्रेटरी थे, जो सेक्रेटरी फाइनेंस थे यूनुस डागा, और उन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया जिसमें उन्होंने कहा जी कि हमने IMF के साथ कुछ चीज़ें तय कर ली थी, लेकिन वो ऐन मौके पे पूरी की पूरी टीम को हटाकर जब डॉक्टर हफीज़ शेख साहब को लाया गया तो उन्होंने IMF की कुछ ऐसी डिमांड्स मान ली जो कि IMF ने कही भी नहीं थी, और ख़ासकर वो एक्सचेंज रेट के बारे में बात कर रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि अगर उस टाइम IMF से बेहतर डील हो जाती तो बाद में शायद उतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता, लेकिन वो नहीं हो सका। उसके नतीजे में आपको पता है कि फिर जो है वो एक यानी आपको डिस्काउंट रेट भी बढ़ाना पड़ा, उसी वजह से आपकी डेट सर्विसिंग बढ़ गई। अभी आप ये देखें कि अभी भी ये जो डिस्काउंट रेट की अभी बात हुई है और 15% पे ले गए हैं, मैं समझता हूँ इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नुकसान होगा वो फेडरल गवर्नमेंट को होगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग जो है इसके नतीजे में बढ़ जाएगी। आप इन्फ्लेशन को तो शायद उतना कंट्रोल ना कर सकें, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये डिमांड साइड जो है उसका शायद पाकिस्तान की इकॉनमी में उतने लिंकेजेस नहीं हैं कि टाइम लैग के बाद शायद उसके असरात आते हों, ठीक। लेकिन डेट सर्विसिंग जो 4000 अरब रुपए की फेडरल गवर्नमेंट ने इस दफ़ा रखी हुई है, आपका डिस्काउंट रेट जब बढ़ गया है तो उसके नतीजे में इसके अंदर इजाफा हो जाएगा। और ये जो फिस्कल डेफिसिट की हमने बात की है और हुकूमत जो है उसको कम करने की कोशिश कर रही है, हमें ज़्यादा डॉलर चाहिए होंगे बाहर भेजने के लिए, अपने कर्जे उतारने के लिए, उस पर सूद देने के नहीं, मैं फिस्कल डेफिसिट जो है, देखिए 2 डेफिसिट्स हैं पाकिस्तान के जो प्रॉब्लमेटिक हैं। एक हमारा इंटरनल डेफिसिट है जिसको बजट डेफिसिट कहते हैं, और एक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा ये जो डॉलर्स की बात कर रहे हैं वहाँ पे जो प्रॉब्लम है, मसलन देखें इस साल जो पाकिस्तान को ग्रॉस फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है डॉलर्स की, वो मिनिमम कोई 36 से 41 बिलियन डॉलर्स चाहिए। 22 बिलियन डॉलर्स को आपकी सिर्फ एक्सटर्नल डेट की सर्विसिंग है। उसके बाद आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 10 to 12 बिलियन डॉलर्स के दरमियान प्रोजेक्टेड है।
उसके बाद जो है वो आपने थोड़े बहुत अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी ठीक। बढ़ाने हैं। तो ये मुश्किल है और यही हमारा गैप प्रॉब्लम गैप है। गैप कितना है? कुछ डॉलर तो यकीनन आप एक्सपोर्ट करते हैं, वहाँ से आप कमाते हैं, आपके रेमिटेंसेज आती हैं, रोशन डिजिटल अकाउंट जैसी आपकी स्कीम्स हैं, इसके बाद जो गैप बचता है वो कितना है? देखें, वही करंट अकाउंट डेफिसिट मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई तकरीबन 10 to 12 बिलियन डॉलर्स के दरमियान इस साल होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि हमारी डेट सर्विसिंग बहुत बढ़ गई है, एक्सटर्नल डेट की। अगले साल का जो फिगर है वो 21.9 बिलियन डॉलर्स हमने एक्सटर्नल डेट का जो प्रिंसिपल और मार्कअप है वो देना है। तो 22 बिलियन डॉलर्स वो हो गए, 10 to 12 बिलियन डॉलर्स करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ये गैप, और फिर कुछ हम अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व्स भी बढ़ाने हैं। तो ये मिलाकर कोई 36 से 41 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। ठीक, शबर जैदी साहब, अवाम तो जाहिर बात है कि परेशान भी है, और चाहे इसका हम इल्ज़ाम जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत पर दें कि बर वक्त उन्होंने फ़ैसले नहीं किए, लेकिन एक आम आदमी तो सवाल यही करेगा कि क्या आटा, चीनी, दालें, पेट्रोल को अगर छोड़ भी दें आप, तो ये जो कमोडिटीज़ हैं, अशिया खुर्दोनोश हैं, ये क्या उसकी पहुंच में है, जिनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो इस पे जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है या टारगेटेड सब्सिडीज़ की जब हम बात करते हैं, आपके ख्याल में वो कितनी ज़रूरी है और कितनी वर्केबल है? अब मिसाल के तौर पे वज़ीर आला पंजाब ने एक फ़ैसला किया कि 100 यूनिट से कम जो बिजली जलाते हैं उनको बिजली फ्री होगी, तो एक इसके लिए भी पैसे यकीनन आपको मुख्तस करने हैं, 100 अरब रुपए की उन्होंने बात की। तो ये कितना ज़रूरी है डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी मईशत कमज़ोर है? देखिए शहजाद साहब, बात यह है कि जो दोनों आपके हजरात बात कर रहे हैं, बड़े अदब के साथ मुझे इनकी कुछ चीज़ों से इख्तिलाफ है। वो ये है कि ये डिस्काउंट रेट का इंक्रीज जो है, ये पाकिस्तान में आज के हिसाब से किसी तौर पे भी जस्टिफाइबल नहीं है। और मेहताब ने बिल्कुल सही बात की है कि इसका जो इन्फ्लेशन इफेक्ट तो बाद में आएगा, मगर इससे 300-400 बिलियन का जो फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, वो ज्यादा परेशानी की बात है, बल्कि इन्फ्लेशन में वो ऐड करेगा। तो ये हमें सोचना चाहिए कि ये हम किस तरह की पॉलिसी बता रहे हैं। मगर अब जो आपने दूसरी बात की है, उसके बारे में मेरा जाती ख्याल है, और ये भी बड़ी आपको लगेगा कि मैं बड़ी ऐसी बात कर रहा हूँ जो शायद अनहोनी हो। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को वापस जाना पड़ेगा टारगेटेड सब्सिडी पे, और मेरा ये जाती व्यू है कि हमें 5 बेसिक कमोडिटी पे राशनिंग इंपोर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि गरीब आदमी जो है वो पाकिस्तान में अब मार्केट प्राइस के बेस पर वो कमोडिटी नहीं ले सकता। और अगर हमें उन गरीब आदमियों को जिंदा रखना है, जिस तरह आपने बिजली की बात की है, इसी तरह आपको आटा, दाल, चीनी, एडिबल ऑयल, चने की दाल और चाय की पत्ती को राशनिंग करें और इसको सब्सिडाइज करें और पाकिस्तान के फूड स्टैम्प दें। अदरवाइज अगर आपने ये नहीं दिया तो आप पाकिस्तान की आवाम को परेशानी में डालेंगे। मैं भी आपके साथ बैठ के बड़ी अच्छी बातें कर सकता हूँ, पाकिस्तान की बड़ी हरियाली दिखा सकता हूँ, मगर मुझे आगे कोई हरियाली नजर आ नहीं रही है। तो बेहतर है कि हम जरा थोड़ा सोच समझ के बातें करें और फैसले करें। ये सिर्फ किताबी मईशत जो है, हमें उससे आगे निकल के सोचना चाहिए। पाकिस्तान के जो तकरीबन 40% गरीब अवाम है, जो कि 40 से ऊपर ही हैं, उनको आपको फूड सपोर्ट देनी पड़ेगी। ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बात नहीं चल रही है और उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं होगा, मगर उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा। और राशनिंग कोई दुनिया में इतनी बुरी चीज नहीं होती, फूड स्टैम्प कोई इतनी बुरी चीज नहीं होती, आप उसे करें। यूटिलिटी स्टोर उसका इलाज नहीं है। टारगेटेड सब्सिडी आपको फूड आइटम पे देनी होगी पाकिस्तान में आइंदा 2-3 साल के लिए, ये मेरा व्यू है जी। लेकिन इस पे एक और आर्गुमेंट भी आता है, वो कहते हैं जी सब्सिडी अगर आपने देनी है फूड सिक्योरिटी को अपनी इंश्योर करने के लिए, तो आप डायरेक्टली फार्मर्स को दें कि वो जो भी प्रोड्यूस करेंगे तो उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट आएगा, हो सकता है उससे अमीर लोग भी फायदा उठाएं। जी सर। नहीं, फार्मर को नहीं दें। देखिए, ये भी मैं आपको आज क्लियर कर दूं, पाकिस्तान में इस वक्त जो रिसेंट स्टडीज हैं वो ये कहती हैं कि कम से कम 60% लोग जो हैं वो फूड आइटम बाय करते हैं, वो खुद प्रोड्यूस नहीं करते। तो 60% ऑफ पॉपुलेशन जो कि फूड आइटम बाय कर रही है, उनके पास अब बाइंग पावर नहीं है। अगर एक आदमी के पास के 5 बच्चे हैं और उसके घर है, तो वो 25,000 की मिनिमम पे के साथ रोटी नहीं खा सकता। तो हमें ग्राउंड पे देख के बात करनी चाहिए ना। ये बिलावजह की बातें कि जी आप उसको दे दें, इसको दे दें, बेनजीर प्रोग्राम, इन चीजों से कुछ नहीं होता। आपको पाकिस्तान में इंडिया में राशन कार्ड है सर। लेकिन सर एक सवाल है,
एक सवाल है, आपने पहले बिल्कुल राइटली आपने पॉइंट आउट किया कि आप जो चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कस्टम ड्यूटी की मद में एक बहुत बड़ा एक हिस्सा है एफबीआर के रेवेन्यू कलेक्शन का, लेकिन उसके साथ हमें मतलब बचपन में निसाब में भी पढ़ाया जाता था कि चीन ने तरक्की की, कैसे की कि उन्होंने जो है इंपोर्टेड अशिया खाने पीने की, मिसाल के तौर पर चाय पीनी छोड़ दी और अपनी इंडिजिनस जो भी प्रोड्यूस थी उनसे उन्होंने इस्तेफादा हासिल किया। अब लोग जो हैं, मिसाल के तौर पे एहसन इकबाल साहब ने बात की कि चाय की प्याली पूरी के बजाय आधी आप पिए, तो उनका बड़ा मजाक उड़ा, बड़ी उन पर तनकीद हुई। तो इतनी जब लोगों के अंदर ये शऊर आप पैदा नहीं कर पाएंगे कि उनको मईशत की नज़ाकतें नहीं समझ आएंगी कि आपने चाय पीनी है, उसी रफ्तार से पीनी है, तो फिर ये आप कैसे ठीक करेंगे? खाली हुकूमत कैसे करेगी जब एक बड़ा तबका आवाम का साथ देने को तैयार नहीं है? मैंने आपको यही कहा ना, मैंने आपको यही इसीलिए मैं राशनिंग कर रहा हूँ ना जी। मैं राशनिंग क्यों कर रहा हूँ? मुझे पता है ना कि पाकिस्तानी अवाम साथ नहीं देगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एडिबल ऑयल पाकिस्तान में हम लोग पहले एडिबल ऑयल खुद प्रोड्यूस करते थे, आज हम 99% एडिबल ऑयल पाम ऑयल खाते हैं। ये किसने पाकिस्तान में, हमारा $3 बिलियन लगता है उसके ऊपर। तो हम ये दो मुनाफाखाना बातें क्यों करते हैं जब हमें पता है कि हम पाकिस्तान में हमने अपनी एग्रीकल्चर इकोनॉमी को तबाह किया और आज 97% एडिबल ऑयल इंपोर्टेड पाम ऑयल है। तो आप मुझे बताइए कि इंपोर्टेड पाम ऑयल के ऊपर आम आदमी कहां से इंपोर्टेड पाम ऑयल की कॉस्ट बर्दाश्त करेगा? देखिए प्रॉब्लम शहजाद साहब आपका ये है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसने नहीं किया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। हम ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत बदहाली का शिकार है और पाकिस्तान का आवाम बदहाली का शिकार है। को सही करना है। ये गलतियों को, इसने गलती कर दी, ये हो जाता तो हो जाता, ये बातें खत्म करें प्लीज। अब आगे चले ना कि आज से आगे क्या करना है। आज से आगे ये करना है कि जो 40% लोग रोटी नहीं खा सकते बाजार से आटा खरीद कर, जो बाजार से चने की दाल नहीं खरीद सकते, जो बाजार से एडिबल ऑयल नहीं खरीद सकते, उनको आप क्या करेंगे? आखिर वो पाकिस्तानी अवाम है या नहीं है? ये डिस्काउंट रेट बढ़ा दिया और डिस्काउंट रेट कम कर दिया, ये सारी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैं इस पे आपसे 4 घंटे तक कर सकता हूं इसके ऊपर, मगर ये इस वक्त पाकिस्तान का सब्जेक्ट नहीं है। पाकिस्तान का सब्जेक्ट ये है कि आटा, चने की दाल, एडिबल ऑयल, चीनी और चाय, ये 5 आइटम को आपको राशनिंग करनी पड़ेगी, मार्केट से निकालना पड़ेगा और इस पे जो मार्केट में होर्डिंग और एक्स्ट्रा प्राइसेस हो रही है ये खत्म करना पड़ेगा, अदरवाइज पाकिस्तान में गरीब आदमी मर जाएगा। बिल्कुल ठीक। हारून साहब, शबर जैदी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, राशनिंग आपने करनी है, लेकिन आपके लिए शायद ये तो आसान हो कि जो आपके मुल्क में चीज़ पैदा हो रही है उस पर आप राशनिंग करें, लेकिन अगर आपने गंदम बाहर से मंगवानी है और वो भी बड़े हाई प्राइस पे मंगवानी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रूस और रशिया यूक्रेन की वॉर में, तो फिर क्या इस ऐसे इम्पोर्टेड आइटम्स पे भी राशनिंग पॉसिबल होगी? सब्सिडी देना मुमकिन होगा हुकूमत के लिए? देखिए जी, दो तरीके हैं। जो मैंने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस यूरोप और यूके में बड़ा क्लोजली देखा, फिर मैंने जब ईस्ट एशिया का 1990s का क्राइसिस था उसको देखा। देखें, जब ये ऑस्टेरिटी का अगर आपने एक सेंटिमेंट पैदा करना है तो हुकूमत को पहले तो एग्जाम्पल खुद सेट करनी पड़ेगी। आप यकीन मानिए कि वहां पर जो इवन मिनिस्टर्स थे यूके के, उनको गाड़ियां उन्होंने बंद कर दी, पब्लिक टैक्सी भी बंद कर दी, वो ट्रेन में सफर करते थे। तो एक तो हमें दिखाना है कि हम अपनी, जो मैं बार बार कह रहा हूं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है सर, एक चीज़ कि अक्सर हमारे जो वुज़रा हैं वो अपनी ज़ाती गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, ज़ाती जेब से वो कहते हैं कि हम पेट्रोल डलवाते हैं, तो ये दिखाना भी ज़रूरी है कि चाहे आप अफोर्ड कर भी सकते हैं लेकिन फिर भी आप ऑस्टेरिटी मेजर्स को, ये सिंबॉलिक बहुत जरूरी है, क्योंकि लोगों को नजर आता है कि रिच हैव और हैव नॉट का इतना फर्क है, तो वो फिर एक यूनिटी नहीं आ पाती। मैं बड़ा इसको क्लियर देख रहा हूं। और बड़ी ऑस्टेरिटी की अगर आपने एक नेशनल स्पिरिट पैदा करनी है तो वो तो अभी इतने शॉर्ट टर्म में इस हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। हमारे पास इदारा जाती मैकेनिज्म नहीं है राशनिंग का एट द मोमेंट, क्योंकि हमने या तो सिर्फ बिल्कुल गरीब पे कैश ट्रांसफर पे फोकस किया हुआ है, और या हम जो है कुछ लोगों को डायरेक्ट सब्सिडीज देते हैं। तो ये जो फूड सिक्योरिटी का इशू आ रहा है पूरी दुनिया में, और यहाँ पे अगर हमने इसको टारगेटेड सब्सिडी देनी है तो आई एम अफ्रेड कि अभी हमारे पास, हमारे इदारों में ना तो समझ है, ना टेक्नोलॉजी है, ना इंटरमीडिएशन है। इंटरमीडिएशन ये होती है कि जो नीचे का तबका है उसको तो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स को आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कहा गया है हमारे फॉर्मल बैंकों की तो आउटरीच मिडिल क्लास, एसएमईज, फिक्स्ड इनकम के ऊपर है ही नहीं सिरे से।
तो इन तक आप पहुंचेंगे कैसे, इसके ऊपर बड़ी एक एक्सपर्टीज की जरूरत है, लेकिन ये मैं मानता हूं कि इसके ऊपर बहुत जरूरी काम करने की भी जरूरत है। लेकिन मैं जब जो फोरकास्ट देख रहा हूं इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की, और जो जो दुनिया में प्रोडक्शन बढ़ रही है और गालिबन ऑयल की प्राइस भी प्रोजेक्ट की जा रही है कि खासी नीचे चली जाएगी, तो ये इंपोर्टेड आइटम्स में इन्फ्लेशन गालिबन 6 माह साल का फिनोमेना मुझे दिखाई दे रहा है, इतना हाई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपना इन्हिसार ना घटाएं और लोकल प्रोडक्टिविटी ना बढ़ाएं, लेकिन लोकल प्रोडक्टिविटी बढ़ते 10 बरस लगेंगे, लेकिन हमें सिमत बनानी है। लेकिन ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हुकूमत को कुछ दिखाना चाहिए कि ये गैर मामूली हालात हैं, ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं है। इसके लिए आपको कम से कम जो एसेट्स पे हुकूमत बैठी हुई है बड़े बड़े पर, वो विजिबली एक अच्छा ऑप्टिक क्रिएट नहीं करते हैं किसी भी हुकूमत के लिए। बिल्कुल ठीक। मेहताब हैदर साहब, ये ऑयल की प्राइसेस की बात की, फ्लक्चुएट हो रही है, कहा जा रहा है कि नीचे चली जाएगी अगर पूरी दुनिया में इकॉनमी की रफ्तार सुस्त हो जाती है। लेकिन ये जो अभी मुश्किल फ़ैसले हैं, क्या ये इसमें सिल्वर लाइनिंग भी नहीं है कि आपने मुश्किल फ़ैसले कर लिए, अब जो भी इसमें कमी बेशी होगी तो जो एक्चुअल इसका बेनिफिट है, जो एक्चुअल बेनिफिट है वही पास ऑन होगा, हुकूमत अपने ऊपर बोझ बर्दाश्त नहीं करेगी, आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और उससे हुकूमत का भी नुकसान नहीं होगा। देखें, एक तो ये एक्सपेक्टेड है, और इस तरह के जैसे अरुण शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि अब रिसेशन की बातें जो है वो शुरू हो गई हैं, लेकिन ये प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं और ये सारा डिपेंड करेगा रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसके ऊपर कि ये किस करवट जो है चीज़ें बैठती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर प्राइसेस कम होती हैं तो पास ऑन करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, चूँकि वो IMF के कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ें लिखी हैं कि अभी आपने देखा है कि लेवी जो है वो 50 रुपए तक बढ़ानी है हमने, तो अगर प्राइसेस कम होंगी तो फिर ये लेवी जो अभी पेट्रोल पे 10 रुपए है और डीजल पे 5 रुपए है, इसको 50 रुपए पर लीटर तक लेके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्राइसेस कम होती हैं जैसे कि प्रेडिक्ट किया जा रहा है आइंदा कुछ माह के बाद, तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ कि जो प्राइसेस है वो आवाम के लिए भी कम होनी चाहिए। और एक मैं समझता हूँ कि वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का एक कॉन्सेप्ट है, अगर हम उसके बारे में भी थोड़ी बहुत बात करें तो मैं समझता हूँ कि अगर आइंदा पाकिस्तान ने देखें 2008 में भी मुझे याद है कि ऑयल की प्राइसेस कम हुई थी और 2013-14 में भी कम हुई थी, बहुत नीचे आ गई थी प्राइसेस। तो अगर हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करें और नैब के डर से जो ब्यूरोक्रेसी अपना डिसीजंस इस तरह के नहीं करती, उनके ऊपर से ये खौफ उतारें और उनको कहें कि आप ये फैसले करें। लेकिन तो नैब बड़ा इस्लाहात में तो इस चीज़ को बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट गुड फेथ में एक फैसला करेगा और उसका कोई ज़ाती मफाद नहीं होगा तो उस पर तो बड़ी उसको रिलीफ दे दिया गया, वो दे दिया गया है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने माजी में जिस तरह से उनको सामना करना पड़ा है, वो मैं समझता हूँ ज़रा थोड़ा सा टाइम लेकिन आपके ख्याल में नैब या ऐसे इदारे जो इन चीज़ों पे नज़र रखते हैं और पकड़ पूछगछ भी कर सकते हैं, क्या उन्हें मालूम है कि आपने LNG के कॉन्ट्रैक्ट्स किस तरीके से आपने फाइनल करने हैं, आपको स्पॉट पे क्या प्राइस मिलेगी या 4 माह पहले आप कोई ऑर्डर प्लेस करेंगे तो क्या प्राइस मिलेगी? आज आपको पता है पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें आ रहा है, अभी 10 टेंडर्स जो है वो किए हैं फ्लोट और कोई बिडिंग नहीं आई। चूँकि उसकी वजह ये है कि इस टाइम यूरोप बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो गैस और RLNG प्रोक्योर करने में है, चूँकि नेक्स्ट जो विंटर आना है उनके लिए, वो विंटर में उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह की जो इंटरकेसीज हैं और जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं, मैं अकाउंटेबिलिटी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन वहाँ पे जो लोग इन चीज़ों को देखने वाले हैं उन्हें इन चीज़ों के बारे में पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो किस तरह के फैसले और किन मरूजी हालात में फैसले किए गए थे। हाँ, अगर किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट साबित हो तो बिल्कुल उसके खिलाफ बिल्कुल ठीक। शबर ज़ई साहब, मैं चाहता हूँ इसी पे आप थोड़ा इज़हार ख्याल ज़रूर करें कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है, और बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, रशिया के वॉर की वजह से अब यूरोप जो है वो प्रोक्योर करने की कोशिश में, तो पाकिस्तान जैसे जो ममालिक हैं जो यूरोप के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, वो क्या करें? छोड़ दें इसको कि PTI की गवर्नमेंट ने उस वक्त $8 पे नहीं लिया, अब $40 पे है प्राइस, तो अब लेकिन हमने इसको मीट भी करना है, आगे विंटर्स हैं, जो आपकी हाइडल प्रोडक्शन है वो भी आपकी उसमें कम हो जाएगी, तो आपने अपनी रिक्वायरमेंट तो पूरी करनी है, आपने इंडस्ट्री को तो बिजली या गैस की सप्लाई करनी है, उस पर क्या हुकूमत का फ़र्ज़ है कि क्या करना चाहिए, कैसे होगा? देखिए, मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ बातें हो रही है ना सभी,
ये आप मुझे समझ नहीं आ रही, मेरी ये सोच से बालातर है, मैं इतना टेक्निकल आदमी नहीं हूँ। मैं तो आवाम की, लोग ग्राउंड की बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि पाकिस्तान का जो एनर्जी का बिल है वो तकरीबन $28 बिलियन पहुंच चुका है। अब सिंपल बात यह है कि पाकिस्तान $28 बिलियन का एनर्जी बिल अफोर्ड नहीं कर सकता। इसको हमें, अगर हम प्राइसेस डाउन होती हैं तो 28 से कम होकर फॉर आर्गुमेंट सेक वो चला जाता है 25 पर, तो वो मगर मेरे हिसाब से 25 का बिल भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अब हमें एनर्जी का इशू, हमारे पास इस वक्त एनर्जी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, क्या हमारे पास डॉलर हैं कि हम इतनी एनर्जी बना सकें? तो पाकिस्तान का जो इमीडिएट प्रॉब्लम एनर्जी के सिलसिले में है वो ये है कि पाकिस्तान एक इमीडिएट एक्सरसाइज शुरू करे एनर्जी कंजर्वेशन की। हम सारा दिन सारा काम कर रहे हैं मगर एनर्जी कंजर्वेशन नहीं कर रहे। तो मैंने पहले भी सजेस्ट किया था कि अगर आप बाजार को 6 बजे बंद कर देंगे तो 3500 मेगावाट की बचत होगी। अगर आप गाड़ियों की पेट्रोल पे राशनिंग करेंगे तो आपको एक सेविंग होगी। प्रॉब्लम ये है, मैं बात कहना चाहता हूं कि हम बहुत मुश्किल बात कर रहे हैं, आसान बात को छोड़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बात कर रहे हैं। मतलब ठीक है, ये सारी बातें ठीक है, मगर $28 बिलियन की एनर्जी पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। तो हमें 28 को 25 करना है, 25 को लाके 22 करना है। तो 22 जो है वो इस तरह हो सकता है कि जब हम एनर्जी कंजर्वेशन करें। लेकिन तो सर आप जी आप मुकम्मल कर लीजिए। अभी आपने ऑस्टेरिटी की बात की और मुझे इतना अफसोस हुआ, आप कह रहे हैं कि गाड़ियों की अपनी है, गाड़ियां सिक्योरिटी की चल रही है, वो उनकी अपनी है। क्या बातें करो यार तुम लोग, खुदा का वास्ता है। जो 8 गाड़ी सिक्योरिटी की चलती है वो उनकी अपनी गाड़ियां होती हैं, तो कम से कम कुछ तो सच बोलो ना यार। वो जो 8 सिक्योरिटी की गाड़ियां भी चल रही होती है, यूरोप में ऐसा होता है क्या? तो ये जो हम अपनी मुनाफत दो करते हैं, हम दो तो हमें ये भी तो सोचना चाहिए ना। आप लोग ये बात क्यों नहीं करते कि किसी मुल्क के अंदर मिनिस्टर के पीछे 8 गाड़ियां चलती है सिक्योरिटी की, हमारे यहाँ चलती है ना। तो ऑस्टेरिटी की जब आप बात करने जा रहे हैं तो ये बताए ना कि मिनिस्टर के साथ सिक्योरिटी गाड़ियां बंद करें। चलो जी, मैं अपनी गाड़ी में जा रहा हूं, तो फिर बाकी 8 सिक्योरिटी गाड़ियां किस लिए चल रही हैं? कितनी गाड़ी चलती है सिक्योरिटी की? ये हमें सोचना चाहिए ना शहजाद साहब। अच्छा, कल सर मैं एक कल मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर खजाना पाकिस्तान टेलीविजन के ऑफिस तशरीफ लाए थे और वो अपनी गाड़ी पे आए थे और उनके पीछे कोई सिक्योरिटी की गाड़ी थी। वैसे मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि बाकी जो खर्चे हैं वो कम यकीनन करने चाहिए। आप एक सवाल सुन लीजिएगा शहजाद साहब, देखिए यही तो प्रॉब्लम है आपका ना सर, मतलब आपका यही है। वजीर आजम साहब जो चलते हैं, आपने देखा चलते हुए उनको, जब चीफ पाकिस्तान चलते हुए देखा है आपने कभी? एक सवाल सुन लीजिएगा। अभी आप जो बात कर रहे थे कि बाजार को जल्दी बंद करें, तो आपने मेरे ख्याल में हारून शरीफ साहब की बात की, आप तायद ही कर रहे हैं ना कि आपने अपनी मईशत को थोड़ा स्लो करना है। अगर आप बाजार बंद करेंगे तो उसका मतलब यही है कि आप जी सर। बड़े अफसोस शहजाद साहब, आप बातों को ट्विस्ट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा स्लो नहीं करना। मैंने सर ट्विस्ट नहीं किया, मैं आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आप ट्विस्ट कर रहे हो ना, ट्विस्ट नहीं करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, प्लीज बात को समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि डे लाइट यूज करें। मैं ये कह रहा हूं सुबह 8 बजे खोलें और शाम को 6 बजे बंद करें, स्लो नहीं करें। ये आप मेरी बात को ट्विस्ट कर रहे हो। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि इंसान बने और सुबह 8 बजे दुकान खोले और 6 बजे बंद करें। ये आपको किसने कहा है कि 6 बजे रात को बंद? ये जो आप करेंगे, मैं स्लो तो नहीं कह रहा, मैं ज्यादा काम करें, मगर डे लाइट इस्तेमाल करें। कौन सा सिविलाइज्ड माशरा है डे लाइट इस्तेमाल करता? तो वो बात करें ना, तो वो घुमा क्यों रहे हैं आप? सीधी बात करें ना, बिल्कुल सिंपल बात करें मेरे साथ। जी सर, पॉइंट वेल टेकन। मैं आपकी बात बिल्कुल रिकॉर्ड पे आ गई है। हारून शरीफ साहब, आप, मैं कभी कोई ऐसी बात नहीं करता जिसके 2 मतलब होते हैं। जी बिल्कुल ठीक, इसलिए मेरी बात को कोई ट्विस्ट नहीं करे प्लीज। वेरी राइट। हारून शरीफ साहब, योर टेक ऑन दिस। जी देखिए, मसला तो बड़ा क्लियर है। एक्चुअली हम सब एक ही बात कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि एक मुल्क अपने मीन्स से कहीं ज्यादा अखराजात कर रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं तो कटौती करनी है, लोगों को भी करनी है, हुकूमत को भी करनी है। मेरा ये नजरिया है कि अकेला लोगों से मांगना गलत बात है। दोनों साइडों को अपने अखराजात को विजिबली कम करना है, वे ऑफ लाइफ को चेंज करना है। अल्लाह ने हमें बड़ी लंबी डे लाइट दी है, हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, जबकि नाइट के अंदर चले जाते हैं तो हमारे बिल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। मेरा अपना जाती ख्याल है, जो बिल बढ़ रहे हैं तो एक इंसेंटिव खुद ही लोगों के पास आएगा कि हम रात को कम बिजली जलाएं, क्योंकि उनके भी तो बिल बढ़ रहे हैं। सो एक तो ये चीज है कि बिल्कुल एक द वे नेशन चल रही है, हम अपने मीन से ज्यादा रह रहे हैं और हमें बचतें भी बढ़ानी है।
और हमें ये एनर्जी का जाया नहीं बिल्कुल करना। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि ये एक नेशनल स्पिरिट पैदा करने के लिए हमें कुछ सिग्नल देने पड़ते हैं, पूरी दुनिया देती है, तो वो जब तक नहीं आएंगे लोग आपके साथ, इतनी फ्रेगमेंटेड सोसाइटी है तो उसको साथ ले जाना मुश्किल हो जाएगा। दो चीजें मैं अर्ज करना चाह रहा हूं, ये जो इन्फ्लेशन है और ये जो अब इंटरेस्ट रेट है, मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें जो आपने बात भी की है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने चाहिए, दूसरे करने चाहिए, उसकी नैब से ज्यादा जो मेरा तजुर्बा हुकूमत के अंदर बैठ के है, उसके लिए कैपेबिलिटी नहीं है। जो कैपेबिलिटी जब तक हम पैदा नहीं करेंगे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की, जब मैं इन्वेस्टमेंट्स लाता था, मेरा सबसे बड़ा मसला यह था कि उस इन्वेस्टमेंट को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करने की वजारतों में कैपेबिलिटी नहीं थी। तो हमें दोनों चीजों पे काम करना है, खाली अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर नहीं है। लोगों को ये डीलिंग उन्होंने ना कभी की है ना करनी आती है, उस फियर में फिर हम गलत फैसले करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमें जो मैं इस वक्त सूरत हाल ये है कि कुछ चीजों को जो हमारी तरजीहात हैं, एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये 4 चीजों के लिए मैं बार बार दोबारा ये रिपीट करता हूं कि हमें चाहिए कि इसको एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा सा स्पेस दें और इनको एक एक्सपर्ट, जैसे हमने एनसीओसी बनाया था इमरजेंसी के लिए डील करने को, उस तरह का मैकेनिज्म करें और उनको कुछ सस्टेनेबिलिटी दें। अभी तो यही नहीं पता कि अगले 4-6 माह के बाद वो अफसर वहां होगा या वजीर यहां होगा या नहीं होगा। तो फिर मार्केट रिएक्ट करना शुरू करेगी और हम रिफॉर्म करना शुरू करेंगे। ये आईएमएफ के कहने पे रिफॉर्म नहीं होती है, रिफॉर्म विद इन आपके अंदर से आती है तो होती है, और उसके लिए हमें जिसको जो काम आता है उसको स्पेस देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। मेहताब हैदर साहब, जब हम अमेरिका के एलआई थे, नॉन नेटो एलआई और बड़े क्लोज एलआई थे, और तब भी तो ये एफएटीएफ और ये सारी चीज़ें मौजूद थी, मनी लॉन्ड्रिंग भी उस वक्त होती थी, टेरर फाइनेंसिंग भी हो रही होगी, उस वक्त हमारे ऊपर कोई निगाह नहीं रखी गई क्योंकि हम एक साथ दे रहे थे आलमी ताकतों के जो एक उस वक्त इंटरेस्ट थे, उन हमारे अलाइंड थे। इसमें जो इल्ज़ामात लगते रहते थे, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप जब एक ऐसी बड़ी ताकतों के साथ बिगाड़ लेंगे, क्योंकि आपने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो सबसे पहले वॉच करने हैं, फिर ये कैसे बात आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के जो भी ताल्लुकात थे, लेकिन आखिरी दिनों में आके जो उनकी एक स्टेटेड पॉलिसी रही है, वो आपकी इकोनॉमी में क्या ख़तरनाक चीज़ पैदा करती है आपके ख्याल में? जी, मैं आपका इससे पहले अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा शबर ज़ैदी साहब जो कह रहे थे उस पर मैं बिल्कुल ठीक कह रहे थे सर आप। मैं तो इस एस्पेक्ट पे बात कर रहा था कि जो सप्लाई साइड की प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, लेकिन आप ये देखिए ये बात इनकी बिल्कुल ठीक है। जब तक हम अपनी बुनियादी आदात के अंदर तब्दीली नहीं लाएंगे, मसलन हम क्यों जो है रात को 12-1 बजे जाके शॉपिंग करते हैं, जब तक, और मैं समझता हूँ कि इसमें हुकूमत को जो है वो सबसे ज़्यादा यानी अपना पार्ट जो है वो प्ले करना चाहिए। अभी इन दिनों में ईद की वजह से फिर मेरे ख्याल में रिलैक्सेशन दी हुई है, मेरे ख्याल में लोगों को अपनी आदत चेंज करनी चाहिए और 6 बजे बिल्कुल दुकानें बंद हो जानी चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि आप कर भी दें तो जो एहतजाज और जिस किस्म का रिएक्शन जो हमारे रिटेलर्स की जानिब से आता है, और बहुत बड़ा एक वोट बैंक है उनका भी, तो मतलब कोई सियासी हुकूमत आपको मैं ये बता दूं सर, जी, मैं आज का फिगर आपको बता रहा हूँ। स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स थे वो सर आज जो स्टेट बैंक ने रिपोर्ट किए हैं वो कोई $500 मिलियन के लगभग गिर गए हैं। तो जो चाइना से $2.3 बिलियन आए थे और $10 बिलियन से ज़्यादा हो गए थे, वो दोबारा से $10 बिलियन से नीचे आ गए हैं। एक तरफ मुल्क को डिफॉल्ट का खतरा है, दूसरी तरफ आपको मैं समझता हूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिक्स और विदाउट पॉलिटिकल कंसिडरेशंस हमें इस टाइम बिल्कुल एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाना चाहिए, और ये आसान भी है, और हमें अपनी बुनियादी कुछ आदत चेंज करनी है। उसके नतीजे में समझता हूँ मैं इसके अंदर बेहतरी आ सकती है। जो दूसरा सवाल आप कर रहे हैं, देखें बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स। अगर हमने पूरी दुनिया के साथ अपने आप को यानी क्लोज लाइजान के अंदर रखना है, और ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का एक मैकेनिज्म है इसके तहत रखना है, तो मेरे ख्याल में आइसोलेशन हल नहीं है। और ये जो फैटफ की या आईएमएफ की रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। पाकिस्तान में डॉक्यूमेंटेशन की तरफ हमें जाना चाहिए। ये अभी जो ये शबर ज़ैदी साहब ने अपने ज़माने में CNIC की रिक्वायरमेंट शुरू की थी, इस दफ़ा बजट में उसको विड्रॉ कर लिया है। मैं समझता हूँ ये
वन स्टेप अहेड टू स्टेप बैक वाली पॉलिसी है। जब तक हम डॉक्यूमेंटेशन और ये केवाईसी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि हम पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे। बिल्कुल ठीक। शबर जैदी साहब, अब आप जैसे पहले बात हुई कि हुकूमत के पास जो है कम वक्त है, मुख्तसर वक्त के लिए हुकूमत आई है और फिर अल्टीमेटली इंतखाबात की तरफ जाना है, और उससे पहले 3-4 महीने तो बड़े पॉपुलिस्ट किस्म के फैसले हुकूमतें करती हैं अमूमन के, ताकि अवाम को रिलीफ मिले और पॉलिटिकल कंसिडरेशन उसमें होती हैं। फोकस अब इन 1 साल या 1.5 साल में आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? क्या इंपोर्ट बिल के ऊपर फोकस होना चाहिए, रिलीफ आवाम को देना चाहिए? एक मैक्रो इकनॉमिक की जो बात, जैसे मेहताब भी बात कर रहे हैं, जो हमारी डॉलर्स की रिजर्व्स की सूरत हाल है, क्या फोकस आप क्या देखते हैं होना चाहिए हुकूमत का? सिर्फ 2 चीजों पर फोकस करना चाहिए हमारा, क्योंकि बिल्कुल सही कहा मेहताब ने कि पहली हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपने आप को डिफॉल्ट से बचाएं। अगर कोई ये समझ रहा है कि हम डिफॉल्ट से बच गए तो वो गलत समझ रहा है। पहली कोशिश ये हुई है कि इंपोर्ट बिल पे सेटल करे और अपने को फोर्सिएबल डिफॉल्ट से बचाएं। दूसरी जो कोशिश मेरा कहना है, जो लोग शायद मैं अपनी बात समझा नहीं सका हूं, कि जो पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले तबके हैं उनको फूड सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। शायद आप लोगों को पता हो या नहीं हो, ईरान में हर एक के लिए रोटी मुफ्त होती है। तो पाकिस्तान में आप ये इंश्योर करें कि कम से कम गरीब आदमी को रोटी मिल जाए, चाहे वो उसको प्याज से खा ले, वो हमें करना पड़ेगा। ये 2 चीजें हमारी प्रायोरिटी हैं। बाकी फिर बहुत लंबी इकोनॉमिक्स तो आप कर सकते हैं, मगर इस वक्त हमारा सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। पहले हम अपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएं और अपने गरीब आवाम को कम से कम उसका पेट भर दें। इसके बगैर हमारा और कोई सोल्यूशन नहीं है। जी हारून शरीफ साहब, फाइनल जी, कमेंट। मेरी इसके अंदर देखें जो हम सारी बात कर रहे हैं, मुश्किल वक्त है, हमारे पर भी है, बाकी ममालिक पर भी है, खास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर ज्यादा है क्योंकि हम हाईली इंडेटेड कंट्री हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स मैच नहीं कर पाती। तो आई थिंक पहला काम तो स्टेबलाइजेशन है, लेकिन इस दफा स्टेबलाइजेशन जो हमारी होती है, हमें साथ साथ कुछ पॉलिसी शिफ्ट्स करनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक मईशत का ढांचा नहीं बदलेगा ये साइकिल जो है वर्स से वर्स होता चला जाएगा। तो वहां पर रिफॉर्म करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि करंट पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स में वो खासी मुश्किल दिखाई। एक सवाल सर मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा, गिवन योर फॉर्मर पोजीशन, कि ये अरबों डॉलर की जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे चाइना के साथ आप देख लीजिए, चाइना ने भी मुश्किल वक्त में हमारी मदद की, मेहताब हैदर साहब जो इसका हवाला दे रहे थे। लेकिन एक फैक्ट और भी है कि हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स चाइना हमसे ले भी लेता है, क्योंकि हम वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो पाकिस्तान के पास एक ये लेवरेज है इंपोर्ट्स की, और अरबों डॉलर हम ममालिक को देते हैं, तो उसके बदले में हम कई चीज़ें उनसे रिलैक्सेशन, कंसेशन क्यों नहीं लेते, या क्यों नहीं सही तौर पे ले पाए? लाइक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की मद में या टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की मद में, ये क्यों नहीं हो पाया सही तौर पे? जी, वो हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। हम देखिए जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है या लोकल इवन इन्वेस्टमेंट है, उसको 2-3 चीजें चाहिए जो हम बार बार फेल हो रहे हैं। एक तो ये है कि हमारे अंदर जो है वो इंसेंटिव स्ट्रक्चर की कंटिन्यूटी कोई नहीं है, तरजीहात नहीं बना पा रहे हैं। तीसरा ये है ब्यूरोक्रेसी के अंदर सलाहियत नहीं है, और वो अभी तक माइंडसेट जो है वो सॉफ्ट बोरोइंग और कंसेशंस का है, ना कि इकोनॉमिक वैल्यू प्रोपोजिशन के ऊपर डीलिंग करने का। तो वहां पर हम मार खा रहे हैं, वरना लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अपना घर जब तक टेक्निकल नहीं ठीक करेंगे तो वो काम नहीं हो पाता। वेरी राइट, बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपका, शबर जैदी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मेहताब हैदर साहब थैंक यू वेरी मच, आप भी फ्लाई। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।